Hello everyone, welcome to Educare 247. This is the first lecture of Finance and Economy News Simplified series and we are discussing current affairs from 1st May to 6th May. In this series we are covering all the important newspapers and regulatory body circulars. हमने PIB के ऊपर एक अलग सीरीज शुरू किया है, PIB Simplified. ये दोनों सीरीज आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने करंट अफेयर स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाया है जहां सोर्सेज डिस्कस किया है कि कहां से आरबीआई ग्रेड बी में सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन दोनों सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रंट रनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आंसर है ट्रेडिंग ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग ट्रांजेक्शन टू गेन अनफेयर एडवांटेज। अभी सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस अप्रूव किया है ताकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फ्रंट रनिंग से प्रिवेंट किया जा सके। इसे डिटेल में समझते हैं। जब किसी ब्रोकर या इन्वेस्टर को कोई नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन हाथ लग जाती है और उसके बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग। जैसे कोई कंपनी है, उसे कोई नया ऑर्डर मिलने वाला है और ब्रोकर को ये बात पता चल गया और उसने ट्रेड ले लिया। अब आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले ब्रोकर या इन्वेस्टर ट्रेड लेता है, फिर अपने क्लाइंट से ट्रेड लेने के लिए बोलता है जिसे हम बोलते हैं बाई। और जब क्लाइंट ट्रेड ले लेता है तो प्राइस काफी अप चला जाता है तो उसके बाद ब्रोकर सेल कर देता है। ये इंडिया में इलीगल है। इसे हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी बोलते हैं और टेल गेटिंग भी बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स है इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। ये इलीगल इसलिए है बिकॉज जो ब्रोकर्स होते हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो छोटे इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं। इस कारण से इसे इंडिया में इलीगल बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग कब होती है? जब किसी कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव या कोई इंप्लॉय आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है या वो खुद उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन फ्रंट रनिंग में कोई कंपनी का बंदा इन्वॉल्व नहीं है, आपको स्पेकुलेशन के बेसिस पे या कोई मार्केट इनसाइट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलता है और आप उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने ट्रेड की वैल्यू बढ़ाने के लिए। उसे हम बोलते हैं फ्रंट ट्रेडिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके ऊपर डेफिनेटली सेबी आरबीआई में सवाल बन सकते हैं। The next question is what is the foreign portfolio investment limit for government securities as announced by the RBI for the current fiscal year? आंसर है 6%। अभी आरबीआई ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उसका लिमिट अनाउंस किया है और लास्ट ईयर से ये लिमिट बिल्कुल अनचेंज है। इसे डिटेल में समझते हैं। आरबीआई ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट अनाउंस किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का और ये जो लिमिट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो 6% है। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं वो 2% है और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो 15% है। हर फिस्कल ईयर में आरबीआई ये नंबर अनाउंस करती है। लास्ट ईयर भी सेम नंबर था, लास्ट फिस्कल ईयर का कोई चेंज नहीं है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है? ये एक तरह का ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे भारत सरकार इशू करती है और इसे ऑक्शन करता है आरबीआई। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। आरबीआई इशू नहीं करती है, आरबीआई बस ऑक्शन करती है। इशू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। अब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक से मनी बोरो करती है अपने फिस्कल डिफिसिट को मीट करने के लिए। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कोई भी इशू कर सकता है बट इस केस में हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। जो इश्यूअर होता है उस पर एक लायबिलिटी होती है कि जिसने भी जो आपके बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदे हैं उससे आप एक फिक्स अमाउंट पे करोगे एक सर्टेन टाइम के बाद। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब दो तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल जिसे हम शॉर्ट टर्म के लिए इशू करते हैं, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म जिसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप कमेंट में बताओ कि ट्रेजरी बिल कितने कितने टाइम के लिए इशू किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है टाइम के ऊपर भी। मैं यहाँ टाइम डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप खुद सर्च करो और कमेंट में बताओ या आप अपने नॉलेज के लिए इसे ध्यान रख सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द आरबीआई's ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी टू ऑपरेट एन ईटीपी इन इंडिया? आंसर है अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 CR। आरबीआई ने अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मास्टर डायरेक्शन रिलीज किया है जिसमें जो ऑनशोर फॉरेक्स मार्केट अकाउंट है उसका ऑफशोर मार्केट अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके ऊपर कंसर्न रेज किया है। इसे डिटेल में समझते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड होता है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? सिक्योरिटीज से रिलेटेड हो सकता है, डेरिवेटिव्स हो सकता है, या कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। तो इन सब का ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस भी प्लेटफॉर्म पे होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इंडिया में कुछ जो इंपॉर्टेंट ईटीपीज है, जैसे कि एनएससी नाउ, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हो, बीएसई बोल्ट, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और कौन सा नहीं है। अब रेगुलेशन की क्यों जरूरत पड़ी? आरबीआई ने रेगुलेशन क्यों लाया? बिकॉज आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अनऑथराइज्ड एंटिटीज इंडिया में लोगों को ये लालच दे रही है कि उन्हें हाई रिटर्न मिलेगा और ट्रेड को फैसिलिटेट कर रही है। तो इस कंसर्न के कारण आरबीआई ये ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर के आया है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? जो भी कंपनी होगी उसका मिनिमम नेटवर्थ 5 सीआर होना चाहिए, तभी वो एज ए ईटीपी काम कर सकते हैं इंडिया में, और उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में होना चाहिए, वो एक इंडियन कंपनी की तरह ऑपरेट करना चाहिए, और उसके जो शेयर होल्डर्स नॉन रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट नहीं है, उन्हें ऑल जितने सारे लॉ हैं और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसको भी फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लायंट होना पड़ेगा, तभी वो शेयर होल्डर उस कंपनी का पार्ट हो सकता है। साथ ही साथ कंपनी को रोबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि किसी तरह का स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का इशू ना आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग नवरत्ना स्टेटस? आंसर है अथॉरिटी टू इन्वेस्ट अप टू 1000 CR और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब कि सरकार से बिना अप्रूवल लिए एक सिंगल प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए या अपने नेटवर्थ का 15% इन्वेस्ट कर सकता है अगर नवरत्ना स्टेटस मिल जाता है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नवरत्ना स्टेटस ग्रांट किया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब पीएसयूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, और इस स्कीम को 1997 में स्टार्ट किया गया था। अब नवरत्ना होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि पीएसयू कंपनी को पहले से मिनी रत्ना 1 कंपनी होना पड़ेगा और शेड्यूल ए का पार्ट होना पड़ेगा, और लास्ट जो 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसमें उसका कंपोजिट स्कोर 60 होना चाहिए, और लास्ट 3 इयर्स में उसका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ होना चाहिए कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। तो ये से भी आप ध्यान रखना। और जो एनुअल टर्नओवर है लास्ट 3 साल का वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या एवरेज 25,000 करोड़ होना चाहिए, और जो एनुअल एवरेज नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो ये क्राइटेरिया अगर कोई भी पीएसयू कंपनी फुलफिल करती है तो उसे नवरत्ना स्टेटस दिया जा सकता है। अब इसके बेनिफिट क्या है? जो पहला बेनिफिट है कि ये कंपनी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के 1000 करोड़ रुपए किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, या अपने जो नेटवर्थ है उसका 15%। तो इसे भी आप ध्यान रखना। साथ ही साथ इसको बहुत सारे चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए उसे कुछ खरीदना है तो उस पर कोई भी मॉनेटरी सीलिंग नहीं है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कंपनी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर किसी और कंपनी के साथ कर सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके ऊपर सवाल आराम से बनाए जा सकते हैं, आइदर स्टेटमेंट बेस्ड बनाए जा सकते हैं या सिंगल एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। The next question is how many poultry birds are there in India according to the 20th livestock census? आंसर है 851.8 मिलियन। अभी रिसेंटली H5N1 आउटब्रेक हुआ जो कि कंसर्न रेज करता है इंडस्ट्रियल लाइवस्टॉक सेक्टर के ऊपर। जो हमारे पुराने फ्रेमवर्क्स हैं इस सेक्टर के लिए उसे रीअसेस करने की जरूरत है, तो इसके ऊपर यह सवाल बनाया गया है। इसे डिटेल में समझते हैं। जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में अभी 851.8 मिलियन पोल्ट्री बर्ड है, जिसमें से 30% जो है वो बैकयार्ड पोल्ट्री है, मतलब कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। अब इनका डेफिनेशन क्या होता है? जिस फार्मर के पास 5000 से 25,000 बर्ड है मतलब वो स्मॉल फार्मर होगा, और जिस फार्मर के पास 25,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है तो वो मीडियम फार्मर्स होगा, और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनका डेफिनेशन है 1 लाख से ऊपर। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखो, इसके ऊपर 1-2 बार सवाल आ भी चुका है नाबार्ड के एग्जाम में। अब मीडियम लेवल फार्मर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी कमिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या जो वाटर एक्ट 1974 है और एयर एक्ट 1981 है इसके कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको 15 साल के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप एज ए मीडियम फार्मर ऑपरेट कर सकते हैं।
और ये जो पूरा रेगुलेशन है इसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करती है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सबको आप ध्यान रखो। अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है। तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। The next question is, from when the new collective quantified goal on climate finance set to replace the previous climate finance commitment? आंसर है स्टार्टिंग 2025। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है और उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान रखना। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 का मीटिंग होने वाला है नवंबर में बाकू अजरबैजान में, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड कहां से मिलेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखो, इसे और डिटेल में देखते हैं। ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल टारगेट है जो वो हर साल डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। 2009 में जब ये टारगेट बनाया गया था तो उस समय $100 बिलियन हर साल का कमिटमेंट था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, जिसको वो फुलफिल नहीं कर पाए। तब ये नया फ्रेमवर्क लेके आया जा रहा है जो कि 2025 से स्टार्ट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स? ये जो फ्रेमवर्क है ये डेवलपिंग कंट्रीज को इंपावर करेगा क्लाइमेट से फाइट करने के लिए, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज इंपैक्ट ज्यादा होती हैं और वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट भी नहीं करती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका इमिशन ज्यादा है, लेकिन रोक ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज पे लगाया जाता है। हमें भी, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, हमें भी राइट टू डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत सारे क्लाइमेट कन्वेंशन के कारण हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारा कमिटमेंट है कि हमें ग्रीन हाउस गैस का कम से कम इमिशन करना है। दूसरा है, ये जो क्लाइमेट एक्शन होगा उसको एक्सेलरेट कर देगा। मतलब हम ज्यादा, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम ज्यादा चीजों पे खर्च कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। साथ ही साथ ये जो फंड होगा वो ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है दोनों साथ मिलकर काम करें। आपके सिलेबस में अब इन्वायरमेंटल इश्यूज भी टॉपिक है ESI के सिलेबस में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे जो भी कन्वेंशंस हैं या जो भी ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं उसे आप ध्यान रखो। आपका अगला सवाल है, व्हेन वाज द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स लॉन्च्ड? बेसिकली आपको बताना है कि PM स्वनिधि स्कीम कब शुरू हुआ था। आंसर है June 1, 2022। अभी स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट का 10 साल पूरा हुआ है, तो यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कीम को डिटेल में देखते हैं। इस एक्ट के कुछ प्रोविजन को समझते हैं। इस एक्ट में जो स्ट्रीट वेंडर्स रेडी वाले होते हैं उनके राइट्स को लीगलाइज किया जाए, बिकॉज वो जब स्ट्रीट पे कुछ सेल करते हैं तो उनसे बहुत सारे लोग चंदा लेते हैं, कमीशन लेते हैं और उनको प्रॉपर राइट नहीं है ट्रेड करने का, तो उसको देख करके ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के तहत जो भी चीजें हैं उसे अर्बन लोकल बॉडीज एग्जीक्यूट करेगी। साथ ही एक्ट में स्कीम लाने की भी बात कही गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखना। इसमें रोल एंड रेगुलेशन डिफाइन है, वेंडर्स के क्या होंगे और गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो ये मॉडल होगा ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, जिसमें जो टाउन वेंडिंग कमिटी होगी उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के 40% रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ताकि वो अपने राइट्स को रख सके, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। PM स्वनिधि स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है स्ट्रीट वेंडर्स को, और इसे 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया था। इसके थ्रू जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो कोलेटरल फ्री 10,000 तक का लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट बस 7% होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप ध्यान रखना। इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगता है और ये 1 साल का लोन होता है। बाद में आप 20,000 और
50,000 का भी लोन ले सकते हो, लेकिन पहला लोन आपका 10,000 का होना चाहिए। और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसकी एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखना। बस इकलौती एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो बिजनेस है, आप अगर स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं तो आप 24 मार्च 2020 से पहले 1 साल से आप स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ सरकार कोशिश कर रही है कि इन वेंडर्स के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए सरकार ने कैशबैक भी इंश्योर किया है कि उन्हें हर महीने 100 रुपए तक का कैशबैक मिले, ताकि वो डिजिटल सिस्टम को एडॉप्ट कर पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके ऊपर कहीं से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज ड्रिप प्राइसिंग? आंसर है, एडवर्टाइजिंग ओनली पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड रिवीलिंग एडिशनल चार्जेस लेटर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वार्निंग जारी की है ड्रिप प्राइसिंग के ऊपर। उन्होंने कहा है कि काफी बिजनेसेस हिडन चार्जेस लगा के रखते हैं बिजनेस के ऊपर में। डिटेल से समझते हैं। ड्रिप प्राइसिंग एक प्राइसिंग टेक्निक है जिसमें कंपनी जो प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होता है उसे हाइड कर लेती है। जैसे आप जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म प्राइस फूड के प्राइस के साथ नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जब आप बाद में जाते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेज, प्लेटफॉर्म फी, ये सारा लगता है। इसे हम कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग। हमें पूरी प्राइसिंग फर्स्ट गो में नहीं मिलती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्राइसिंग होती है ये अनअवॉइडेबल होती है। आप किसी होटल की बुकिंग करते हैं तो आपको पहले रूम का टैरिफ दिखाया जाता है, बाद में आपको बोला जाता है कि बुकिंग चार्जेस अलग से लगेंगे, रिसोर्ट एक्सेस करना है तो आपको अलग से चार्जेस लगेगा, इंटरनेट का अलग से चार्जेस लगेगा। तो ये एक तरह का ड्रिप प्राइसिंग है। लोन में भी ड्रिप प्राइसिंग होती थी, लोग प्रोसेसिंग फी हाइड कर लेते थे, बाद में दिखाते थे। तो आरबीआई ने इसके ऊपर रेगुलेशन लाया है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, और ये इतना मैंडेटरी होता है कि कस्टमर इसे अवॉइड भी नहीं कर पाता है और वो परचेज कर लेता है। बेसिकली ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, उसे रियल जो कंपैरिजन होता है प्राइस के बीच वो नहीं कर पाता है, बिकॉज कुछ कंपनी जैसे दिखाती है, कुछ कंपनीज नहीं दिखाती है। उसे इनिशियली पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल प्राइस कौन है और कौन सी कंपनी सही तरीके से हमें चीजें दे रही है। आप एयरलाइन की टिकट जब बुक करते हैं तो भी डिप प्राइसिंग का सामना करना पड़ता है। आपको बैगेज फी या आपको प्लेटफॉर्म फी बाद में दिखाया जाता है, इनिशियली टिकट के प्राइस के साथ नहीं दिखाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वार्निंग जारी करी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।